हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ के करंट फॉर्स वीडियो में। तो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं किस किस पर चर्चा होने वाली है। तो नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर है प्रचंड, उनका सत्ता का समीकरण बदला है और अब उन्होंने गठबंधन ऐसे व्यक्ति के साथ किया है जो कि चीन समर्थक है, पूर्व प्रधानमंत्री। तो उस पर जिक्र करेंगे क्या भारत और नेपाल के बीच में क्या स्थिति है, क्या बदलाव से क्या असर होगा, उस पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है उसके लिए। महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ड्राई आइस क्या है जिसे खाकर रेस्टोरेंट में लोगों के मुंह से खून आने लगा? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी चर्चा में है ये अखबारों में और लोगों के बीच भी। किस नदी के नीचे पहला अंडर वाटर मेट्रो शुरू हुआ है, देश का पहला, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है और क्या है इसके बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार ने किस खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र बना दिया है? किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च कर दिया है? केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के पोस्टल बैलेट के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया है, तो नई उम्र सीमा क्या है? हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं और भी कई टॉपिक है, सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं पहला, और पसंद आए लाइक बटन दबा देना। क्वेश्चन होगा, महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? आंसर होगा इसका शबनीम इस्माइल। क्या नाम है? शबनीम इस्माइल। न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं, वहीं की रहने वाली हैं, लेकिन भारत में जो महिला प्रीमियर लीग चल रहा है, वुमेंस प्रीमियर लीग WPL, तो उसमें मुंबई इंडियंस की टीम में है वो। ठीक है, मुंबई इंडियंस टीम की खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने शानदार ये नया रिकॉर्ड बनाया है सबसे तेज गेंद फेंकने का। ठीक है, क्या उनका स्कोर रहा है अभी? तो 132.1 किलोमीटर पर आवर ये स्कोर बनाया उन्होंने। और इनके बारे में आप बताऊं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2023 में संन्यास ले लिया था, अलविदा कह दिया था, लेकिन जो लीग क्रिकेट है उसमें खेलती हैं और भारत में मुंबई इंडियंस की तरफ से वो खेल रही हैं। ओके, क्लियर होगी बात। चले अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। क्वेश्चन होगा, ड्राई आइस चर्चा में रहा जिसे खाकर गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में लोगों के मुंह से खून आने लगा। ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है और ये आपके साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ है मामला? देखिए, गुरुग्राम में 2 मार्च को 5 लोगों ने माउथ फ्रेशनर खाया और वो बीमार हो गए थे। ये मामला सामने आया। हुआ ये था कि 6 लोग गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट के वेटर ने उनको माउथ फ्रेशनर ऑफ़र किया, जैसा हर जगह होता है, लेकिन इनमें से केवल 5 लोगों ने ही खाया और माउथ फ्रेशनर खाने के बाद 5 लोगों के मुंह जो है ना वो जलने लगे। इस तरीके से फोटोग्राफ देख रहे हैं और खून निकलने लगा मुंह से। एक व्यक्ति ने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया था और उसने जब वेटर से पूछा कि क्या खिलाया तुमने, तो उसने एक पॉलीथीन दिखाया कि इसी में से हमने माउथ फ्रेशनर खिलाया। फिर बीमार लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया और ये लोग उस पॉलीथीन को भी ले गए थे और डॉक्टर ने ये पाया कि इस पॉलीथीन में ड्राई आइस है और इस मामले में रेस्टोरेंट के मालिक और स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज हुई। मैनेजर को गिरफ्तार भी किया गया। अब सवाल ये है कि ड्राई आइस होती क्या है? देखिए, ड्राई आइस, जिसको हम लोग सूखी बर्फ़ भी कह सकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है और इसका जो न्यूनतम तापमान होता है वो तकरीबन -78 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने डिग्री सेल्सियस यानी -78 डिग्री सेल्सियस में इसको रखा जाता है और इसका इस्तेमाल चीज़ों को फ्रीज करने या कहें ठंडा करने के लिए किया जाता है और ये सामान्य बर्फ़ की तरह गीला नहीं होता है। ओके, गीला नहीं होता है। ये जब डिज़ोल्व होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाता है। ठीक है, देखिए, सामान्य बर्फ़ जो होता है वैसा ही ये सफ़ेद दिखता है, लेकिन फ़र्क होता है। सामान्य बर्फ़ जो है वो उससे मतलब उसको पानी को यानी H2O को एक मिनिमम टेम्परेचर पर रखकर उसको जमा कर बर्फ़ बनाया जाता है, लेकिन ड्राई आइस जो होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस प्रकार होता है और हवा के रिएक्शन के साथ ही इससे धुआं निकलने लगता है, जैसे ये धुआं निकल रहा है। ड्राई आइस से नुकसान क्या होता है? तो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आमतौर पर ड्राई आइस सुरक्षित होता है, लेकिन उसका तापमान कम होने की वजह से अगर ये त्वचा के संपर्क में आता है तो फ्रोस्ट बाइट या कहें कोल्ड बर्न, मतलब कि ठंड की वजह से त्वचा का जल जाना जैसी समस्या
हो सकती है। ड्राई आइस बहुत ही ठंडी होती है, ऐसे में अगर वो पेट में चला जाए तो वहाँ छेद बना लेता है जो कि बहुत ही जानलेवा होता है। जबकि सामान्य बर्फ़ जो है जब वो पिघलता है तो पानी बन जाता है, और पानी अगर जलता है तो वाष्प निकलता है। लेकिन ड्राई आइस में क्या होता है, जब ये पिघलता है तो पानी बनने के बजाय सीधा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और अगर पेट में ले लिया, एक तो छेद बना देगा अंदर और वो पूरा पेट को नुकसान करेगा। दूसरी बात होगी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और उससे पूरे पेट में हवा तेज़ी से भर जाएगी, वो भी नुकसानदायक बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है? देखिए, रेस्टोरेंट में जहाँ पर खाने की चीज़ें होती हैं तो उसको आकर्षित करने के लिए भी, धुआं दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा शादियों में शादी समारोह जो होते हैं उसमें भी, जैसे ये देख रहे हैं आप कि वहाँ फॉग का इफ़ेक्ट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बंद कमरे में ड्राई आइस के धुएं का इस्तेमाल होता है तो इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इनहेल करने लगते हैं और इससे बेहोशी जैसी भी हालत हो सकती है। तो ड्राई आइस का जो उपयोग है ना, वो लंबे समय तक चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, और डॉक्टर्स का कहना है कि ड्राई आइस का इस्तेमाल औद्योगिक ज़रूरतों के लिए पहले हुआ करता था ज़्यादातर, क्योंकि ये बेहतरीन कूलिंग एजेंट होता है, इससे पानी फैलता नहीं है। अब इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने, उसको प्रिजर्व करने के लिए होने लगा है, क्योंकि इससे तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे ले जाया जा सकता है। अच्छा, ये एक और बात बताऊं कि किसी चीज़ को ठंडा रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। नाइट्रोजन को अगर हम कूल कर दें, बहुत ज़्यादा और कंप्रेस कर दें, तो वो बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन और ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप है वो, तो दोनों का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को आकर्षित और लुभाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ हम पी रहे हैं या व्यंजन में, इसका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करना चाहिए, जिसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक एक चीज़ भी है, अच्छी भी चीज़ है और ख़तरनाक भी चीज़ है। आमतौर पर ड्राई आइस का इस्तेमाल खूब होने लगा है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। ये मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि इसकी डिमांड भी ठीक ठाक ही है, अच्छी खासी है। ठीक है, तो मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर किस पूर्व प्राइम मिनिस्टर की पार्टी CPN एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के साथ अलायंस बना लिया, जो चीन समर्थक माने जाते हैं? आंसर का KP शर्मा ओली। क्या नाम है? KP शर्मा ओली। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, तो उन्होंने फिर से पाला बदल लिया है और ये देख रहे हैं दोनों का गठबंधन हो गया। देखिए, मार्च में अभी हाल ही में प्रचंड की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, माओवादी सेंटर, तो उसने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया है। जो शेर बहादुर देवबा थे, उनके चीफ हैं, तो उससे गठबंधन तोड़ लिया और चीन के जो समर्थक माने जाते हैं KP शर्मा ओली, तो इनकी पार्टी के साथ गठबंधन बना लिया। तो प्रचंड जो है ना, वो कभी इधर कभी उधर वो होते रहे। दरअसल नेपाल में 2022 में जो चुनाव हुआ था ना, आम चुनाव, तो उसमें नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है यानी माओवादी सेंटर, उसके बीच गठबंधन था। लेकिन फिर प्रचंड ने ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के साथ गठबंधन कर लिया था, लेकिन फिर बाद में फिर गठबंधन तोड़ के और फिर से उन्होंने नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। और अब फिर से, मतलब 2-3 बार बदलते बदलते पाला बदलते बदलते, जैसे बिहार में नीतीश कुमार जैसे पाला बदलते हैं ना, ऐसे इन्होंने भी इधर पाला बदला है और अब KP शर्मा ओली के साथ ये चले गए। अब मामला क्या है, KP शर्मा ओली के साथ जाने का मतलब क्या हुआ? देखिए, पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ना, उस वक्त अपने कार्यकाल के दौरान खुलकर चीन के पक्ष में भूमिका निभाते थे, भारत विरोधी बहुत सारी बातें करते थे। और विश्लेषकों का ये कहना है कि नेपाल में जो नया सत्ता का समीकरण बन रहा है ना, उससे जो पड़ोसी देश है जैसे भारत और चीन, उसकी राय उसको लेकर बदल सकती है। ठीक है, तो 13 महीने पहले नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की पार्टी के बीच में गठबंधन चल रहा था 13 महीने से, और भारत के साथ बेहतरीन रिश्ते चल रहे थे। चूँकि हालांकि नेपाल का जो संविधान है वो गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को अपनाता है, इसलिए भले ही सरकार बदल जाए लेकिन संतुलन
वो विदेश नीति में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। सच में कहें तो अतीत में यानी इतिहास में कम्युनिस्ट जब भी वो एक हुए ना, तो चीन की ओर से उसको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। तो नेपाल में बार बार सरकार बदलना कोई नई बात तो ऐसे नहीं है। 2008 में जब नेपाल में राजशाही खत्म हुई थी, उसके बाद से 11 सरकारें बन चुकी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो चीन ने क्या किया, इधर जो मालदीव है यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, तो मालदीव में उसने अपनी पैठ बनाई। और अब हम लोग देख रहे हैं कि जो चीन के पक्ष में KP शर्मा ओली हैं, वो अब इस नेपाल की सत्ता के भागीदार बन रहे हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात थी और इस पर काफ़ी डिटेल में द हिंदू ने, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, नेपाल की बात कर लें, राजधानी क्या है, काठमांडू। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनका नाम क्या है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति हैं वहाँ के रामचंद्र पौडेल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सरकारी जॉब न्यूज़ पर आइए। सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पर करंट अफेयर्स के तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार होती है। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक मेंबरशिप प्लान बेसिक मेंबरशिप है जो कि SSC और राज्यों के जो एग्जामिनेशन हो सब के लेवल का है, और एक है IAS PCS लेवल का जो करंट अफेयर्स है उसका, और बहुत मामूली सा प्राइस है, छूट चल रही है, ख़त्म होने वाली है छूट। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसमें क्या होता है कि तैयारी जो है ना करंट अफेयर्स की, वो कई तरीके को होती है। एक तो पिछले आपको 2 साल के करंट अफेयर्स के PDF मिल जाते हैं, अगले 1 साल तक का मिल जाएगा, 6 महीने से 1 साल तक का, जैसा आप परचेज करते हैं। और साथ में वीडियो भी मिलेगा पिछले 1 साल का और अगले समय का। इसके अलावा करंट अफेयर्स का टेस्ट जो कि डेली होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, तो ये सारे टेस्ट भी, PDF भी, वीडियो भी, सब कुछ मिल जाएंगे आपको। और साथ में कुछ स्पेशल जो टेस्ट सीरीज़ हैं तमाम एग्जामिनेशन की, वो भी मिलेंगे आपको। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा, देखिएगा आप। तो अगला क्वेश्चन होगा, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रैक किस नदी के नीचे स्थित है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है? आंसर का हुगली नदी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, हुगली नदी। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को इस मेट्रो ट्रेन यानी अंडर वाटर मेट्रो जो ट्रैक है, ट्रेन है, उसका उद्घाटन किया। तो कोलकाता की ये अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन तो उसका निर्माण कहाँ हुआ है? हुगली नदी के नीचे हुआ है। ठीक है, तो क्या है ये परियोजना? देखिए, अंडर वाटर जो मेट्रो सुरंग है वो कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का एक हिस्सा है जो कि हुगली नदी के नीचे है। और इस मार्ग पर टोटल 12 स्टेशन है और मेट्रो जो रूट है उसमें जो प्रमुख स्टेशन है, एक है एस्प्लेनेड, महाकरण, हावड़ा मैदान, ये सब है। तो मेट्रो टनल जो है ना, उसका जो काम शुरुआत हुई थी वो 2017 में हुई थी और इसी के साथ जो ये हावड़ा मेट्रो स्टेशन है वो देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी बन गया है, सबसे गहरा बन गया है। ठीक है, सुरंग कितनी उसकी गहराई कितनी नीचे है, अगर हम ज़मीन से कहेंगे तो ज़मीन से ये 32 मीटर नीचे है, लगभग 32 मीटर नीचे है। और हुगली नदी का जो तल है ना, जहाँ पानी के नीचे वाला तल जो होता है, उससे 13 मीटर नीचे ये टनल बनाया गया है। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण बात है। ये प्रोजेक्ट की लागत अलग अलग जगह अलग अलग बताई जा रही थी, कहीं 8,600 करोड़ था, कहीं 4,000 करोड़ था। ठीक है, और इसके लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो एजेंसी है उससे भी मदद मिली है, उसने भी निवेश किया है। ठीक है, तो इसको नीचे बनाने के लिए कंक्रीट, फ्लाई ऐश, माइक्रो सिलिका, इन सब से डिज़ाइन किया गया और जल रोधी बनाया गया है कि पानी के नीचे होने के बावजूद इसमें पानी नहीं आएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ये है, वहाँ की राजधानी कोलकाता। और तो ये जो मेट्रो ट्रेन है वो हुगली से कोलकाता को कनेक्ट करेगी। तो हम लोग हुगली नदी की बात कर रहे हैं और कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में ये मेट्रो ट्रेन है। तो उसके बारे में बात कर लें, पश्चिम बंगाल के बारे में। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर है गवर्नर CV आनंद बोस, राजधानी कोलकाता ही है। ओके, और सीमा पड़ोसी देश से किससे लगती है? तो है बांग्लादेश।
चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। केंद्र सरकार ने इनमें से किस खेल प्रतियोगिता में पदक विजेताओं को भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र घोषित किया है? आंसर होगा खेलो इंडिया। क्या है खेलो इंडिया? खेलो इंडिया में कई तरह के इवेंट होते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होता है और खेलो इंडिया विंटर गेम्स होता है। तो खेलो इंडिया के तमाम जो भी इवेंट है ना, यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा और विंटर, तो उन सब को इसमें शामिल कर लिया गया है। और अब जो पदक विजेता है ना, उनको सरकारी नौकरियों में लाभ मिल सकेगा, वो पात्र हो सकेंगे, छूट के पात्र हो सकेंगे। तो इसका ऐलान जो है ना वो केंद्रीय खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने किया 6 मार्च को, और कहा कि जो नियम है ना उसमें अब संशोधन किया गया है कि सरकारी नौकरियों के लिए ये लोग भी पात्र होंगे, इनको भी छूट मिल सकेगी। तो अब बात कर लें खेलो इंडिया के बारे में। खेलो इंडिया जो ना वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और भारत की जो युवा खेल प्रतिभा है उसको प्रदर्शित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये पहल है। शुरुआत तो वैसे 2018 में हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस उसको लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? देखिए अभी तक प्राइवेट OTT प्लेटफॉर्म ही देखने को मिलते हैं, जैसे प्राइम वीडियो हो गया, सोनी लिव हो गया, G5 हो गया, इस तरह के। लेकिन अब सरकारी भी है। सरकारी क्या है? सी स्पेस। इसका आंसर होगा केरल। केरल सरकार ने ये काम किया है, एक अलग तरह का काम किया है। 7 मार्च को उन्होंने सरकारी OTT प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च कर दिया है। और इसको किसने तैयार किया है, बनाया है? तो केरल राज्य फिल्म विकास निगम ने। ये मंच है जिसका उद्देश्य ये है कि कम बजट वाली जो फिल्में हैं, स्वतंत्र फिल्में हैं, उन और साथ में राजस्व हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हो, जो फिल्में बनाते हैं उसको बेहतर रकम भी मिल सके। तो राज्य सरकार का ये अपने तरह का पहला ये इस तरह का प्रयास है। ठीक है, तो केरल सरकार ने किया है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं P विजन, पूरा नाम है पिनाराई विजन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के डाक मतपत्र मतदान के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया है। तो नई उम्र सीमा क्या है, बताएं। ये रिलेवेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं जल्दी, कुछ ही महीने में लोकसभा के और कुछ राज्यों के भी चुनाव होंगे। आंसर का इसका 85 ईयर से अधिक। ठीक है, 85 ईयर से अधिक। तो रूल्स में चेंज किया गया है, केंद्र सरकार ने किया है। और केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से मंत्रणा करके यानी बातचीत करके उसको कॉन्फ्रेंस में लेकर तब ये बदलाव किया गया है। मतलब ये हुआ कि 85 ईयर से अधिक आयु के जो नागरिक हैं वो चुनाव में पोस्टल बैलेट की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे, और नियम में बदलाव किया गया। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये नियम था कि 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा पाते थे। अब इसको बढ़ाकर 85 ईयर कर दिया गया है कि 85 ईयर से ज़्यादा के जो भी हैं तो वो लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 उसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, और उसी रूल में ये वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, इलेक्शन ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, सैन्य कर्मी, उन सब के लिए पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र से वोटिंग करने की सुविधा दी गई है। तो इसमें क्या किया गया? एक चीज़ में, बाकी का तो वैसे ही है, केवल और केवल जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वो बदलाव किया गया है 85 ईयर से अधिक। ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए पिछले कुछ महीनों में जो राज्यों के चुनाव हुए थे उस दौरान ये देखा गया कि 85 वर्ष से कम उम्र के यानी 85 वर्ष तक के जो बुजुर्ग हैं वो उनमें से ज़्यादातर ने वोटिंग में जाकर हिस्सा लिया। 98% के आसपास जो ऐसे मतदाता थे वो बूथ तक ही पहुँचे और उन्होंने पोलिंग स्टेशन में ही वोट डाला। ओके, तो ये हुआ कि इसको बढ़ा दिया जाए, अब 85 से अधिक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हंगरी एक यूरोपीय देश है। आंसर होगा तामस सुल्योक। क्या नाम है? तामस सुल्योक। ठीक है, तो हंगरी के पार्लियामेंट ने उनको चुना है नया राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये रहा फोटोग्राफ इनका। अब हुआ ये था, अचानक से क्यों चुना गया? देखिए इससे पहले जो राष्ट्रपति थे ना उनका नाम था कैटालिन नोवाक। तो उन्होंने किया ये था कि 10 फरवरी को या फरवरी में ही कहिए, बाल यौन शोषण के एक दोषी व्यक्ति को माफ़ कर दिया था।
और इसकी वजह से पूरे हंगरी में, पूरे देश में विरोध का माहौल बन गया। उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तब उसके बाद इनको नया राष्ट्रपति चुना गया है। क्या नाम है? तमस सुल्योक। ठीक है, तो मार्च में इन्होंने अब शपथ ले लिया है और ज्वाइन कर लिया है। एक बार हंगरी को देख लेते हैं, मैप के ज़रिए समझते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। और अब चलते हैं यूरोप की ओर। यूरोप में, और यहाँ पर हंगरी आपको दिखाई देगा, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो, इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। क्या राजधानी? बुडापेस्ट। राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तमास सुल्योक। मुद्रा क्या है यहाँ की? फोरिंट। ठीक है, ये यूरोपीय संघ का ही सदस्य है, लेकिन इसने यूरो को नहीं अपनाया है। इसकी मुद्रा है फोरिंट। आबादी करीब करीब 95 लाख के आसपास ही है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे अगर, तो आप देखिए कि ये स्लोवाकिया है, इधर है यूक्रेन, इधर रोमानिया हो गया, ये सर्बिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, स्लोवानिया है, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया। तो ये सब बाकी इसके पड़ोसी देश हो गए। और ये क्या है? ये हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की टीम ने UEFA वुमेन्स नेशनल लीग 2023-24 को जीत लिया है? आंसर होगा स्पेन। स्पेन ने जीत ली है ये चैंपियनशिप। ठीक है, UEFA का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो वुमेन्स नेशंस लीग था। तो स्पेन ने फ्रांस को हराकर ये जीत हासिल की है और स्पेन ने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता का नाम बताएं। राष्ट्रीय युवा संसद जो आयोजित किया गया था उसके विजेता। आंसर का इसका यतिन भास्कर। क्या नाम है? यतिन भास्कर। और ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है ना 2024 का, ये शुरुआत हुई थी 9 फरवरी को और ख़त्म हुआ 6 मार्च को। और ये महोत्सव देश के 785 जिलों से में हुआ था। और राज्य स्तरीय कंपटीशन, फिर स्टेट लेवल का कंपटीशन, फिर नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ। और फाइनल जो आयोजन हुआ है दिल्ली में, जो संसद भवन है उसका जो सेंट्रल हॉल है, पुराना वाला संसद भवन, तो उसके सेंट्रल हॉल में ये आयोजित किया गया। ठीक है, और ये हरियाणा के हैं यतिन भास्कर। तो उन्होंने ये पहला पुरस्कार जीता है। पुरस्कार दिया है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। कल फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें। और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। ओके, अब मिलते हैं कल। बाय।